तो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के 30 अत्यधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं, जिन्हें करने के पश्चात ही आप सभी को परीक्षा देने जाना है। इन्हें आप लोग अवश्य ही कर लेना। मेरी आशा है कि ये प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता करने वाले हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर ही करें। तो पहला प्रश्न है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। इसका पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम, तीसरा है न्यूनतम और चौथा है अपरिभाषित। तो दोस्तों, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, एक कूलाम आवेश का मान होता है। इसका पहला ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻19, दूसरा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19, तीसरा ऑप्शन है 6.25 × 10⁻25 और चौथा ऑप्शन है 1.67 × 10⁻27। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, फैराड किसका मात्रक है। इसका पहला ऑप्शन है विभव, दूसरा है धारिता, तीसरा है आवेश और चौथा है धारा। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन धारिता सही हो जाएगा। और इसमें विभव का मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है, विभव पृथ्वीकरण का उद्देश्य क्या है। पहला है विभव को बढ़ाना, दूसरा है विभव को शून्य करना, तीसरा है आवेश को बढ़ाना और चौथा है धारिता को बढ़ाना। तो चूंकि पृथ्वी का विभव 0 होता है, इसलिए पृथ्वीकरण का उद्देश्य विभव को शून्य करना हो जाएगा, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न आता है, ओम के नियम के अनुसार धारा और विभव में संबंध है। पहला ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती, दूसरा है समानुपाती, तीसरा है गुणोत्तर और चौथा है कोई संबंध नहीं। तो फ्रेंड्स, ओम के नियम के अनुसार विभव V धारा I के समानुपाती होता है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। पहला ऑप्शन है आधा, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित। तो फ्रेंड्स, इसे ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र देखते हैं, जो R = n² इंटू में R होता है, जहाँ n² आपका ये दोगुनी कर दी जाती है, इसको रखा जाएगा। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका वर्ग कर 4R आ जाएगा, जिससे हमारा थर्ड ऑप्शन अर्थात 4 गुना सही हो जाएगा। इसके बाद छठा प्रश्न आता है, एक वर्णीय चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है एम्पियर प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है वेबर, तीसरा ऑप्शन है टेस्ला और चौथा ऑप्शन है ओम। तो इसमें पहला ऑप्शन एम्पियर पर मीटर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का झुकाव भारत में लगभग कितना होता है। पहला ऑप्शन है 10 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 20 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इसका पहला ऑप्शन 10 डिग्री सही हो जाएगा। फिर आठवां प्रश्न आता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम किस पर आधारित है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर आधारित है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा किस नियम से ज्ञात की जाती है। पहला ऑप्शन है लेंज के नियम से, दूसरा है फैराडे के नियम से, तीसरा है एम्पियर के नियम से और चौथा है बायो-सेवर्ट नियम से। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन लेंज के नियम से सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 10वां प्रश्न आता है, भारत में विद्युत आपूर्ति का आवृत्ति मान कितना होता है। जिसमें पहला ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, तीसरा है 100 हर्ट्ज और चौथा है 120 हर्ट्ज। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन 50 हर्ट्ज राइट हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न आता है, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान किसका अनुपात होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान शिखर मान का अनुपात होता है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न आता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस प्रकार की तरंगों की होती है। पहला ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है रेडियो तरंगे, तीसरा है एक्सरे और चौथा है पराबैंगनी तरंगे।
तो इसमें फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन रेडियो तरंगे राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है तीसरा, किस प्रकार की तरंगे वैक्यूम में यात्रा कर सकती हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, तीसरा ऑप्शन है जल तरंगे, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे और चौथा ऑप्शन है यांत्रिक तरंगे। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय तरंगे राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है उल्टा, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक और चौथा ऑप्शन है छोटा। तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन उल्टा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 15वां प्रश्न आता है उत्तल लेंस का उपयोग किसमें किया जाता है, पहला ऑप्शन है दूरबीन, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, तीसरा ऑप्शन है कैमरा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग ही किया जाता है। फिर इसके बाद 16वां प्रश्न आता है प्रकाश की गति अधिकतम होती है, जिसमें पहला ऑप्शन है जल में, दूसरा ऑप्शन है कांच में, तीसरा है निर्वात में और चौथा ऑप्शन है वायु में। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन निर्वात में राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद 17वां प्रश्न आता है अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है कोई मात्रक नहीं, तीसरा है हार्टेज और चौथा है सेकंड। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन कोई मात्रक नहीं राइट हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है और ये मीटर दूरी का मात्रक होता है, हार्टेज आवृत्ति का मात्रक होता है और सेकंड समय का मात्रक होता है। फिर इसके बाद 18वां प्रश्न आता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की, पहला ऑप्शन है हाइजेन ने, दूसरा है न्यूटन ने, तीसरा है आइंस्टीन ने और चौथा है फेराडे ने। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन आइंस्टीन सही हो जाएगा। दोस्तों हाइजेन ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे और ग्रेविटेशन के विषय में बताया था और फेराडे ने विद्युत संबंधी नियम दिए थे। इसके बाद 19वां प्रश्न आता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति किससे प्रमाणित होती है, पहला ऑप्शन है व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन है कॉम्पटन और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सभी राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 20 आता है जिसमें प्रोटॉन की खोज किसने की थी, पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है चेडविक और चौथा ऑप्शन है बोर। तो इसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं जो है ईट पर नाच, जिससे प्रोटॉन की खोज है तो पर पास से प्रोटॉन और रात से रदरफोर्ड हो जाएगा, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ई से इलेक्ट्रॉन और टी से टॉमसन या थॉमसन हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की खोज पूछता है तो थॉमसन हो जाएगा और यदि न्यूट्रॉन की खोज पूछता है तो चेडविक हो जाएगा, क्योंकि ना से न्यूट्रॉन और च से चेडविक। फिर इसके बाद 21वां प्रश्न आता है हाइड्रोजन का सर्वाधिक स्थिर समस्थानिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जो दिए हैं, पहला ऑप्शन है ड्यूटेरियम, दूसरा ऑप्शन है ट्राइटियम, तीसरा ऑप्शन है प्रोटियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन प्रोटियम राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 22 नंबर प्रश्न पीएन जंक्शन डायोड में करंट प्रवाह किस कारण होती है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है होल, तीसरा है दोनों और चौथा है केवल गतिकीय ऊर्जा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन दोनों राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि सिर्फ पी टाइप डायोड पूछता है तो उसमें होल राइट हो जाएगा और यदि एन टाइप पूछता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन राइट हो जाएंगे और पी टाइप पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एन टाइप पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर इसके बाद हमारा 23वां प्रश्न आता है ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, दूसरा है 3 और चौथा है 5। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 24वां प्रश्न आता है एफएम का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा है फेज मॉड्यूलेशन, तीसरा है फाइल मॉड्यूलेशन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 25वां प्रश्न आता है संचार प्रणाली में ट्रांसड्यूसर का कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है धारा परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति परिवर्तन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन ऊर्जा परिवर्तन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 26वां प्रश्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन सा घटक उपस्थित नहीं होता है।
पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन द्रव्यमान सही हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र इसमें एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके बाद आता है विद्युत धारा की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन है फैराडे के नियम से, दूसरा ऑप्शन है लेंज के नियम से, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के नियम से और चौथा ऑप्शन है ओम के नियम से। तो फ्रेंड्स प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से निर्धारित होती है और धारा की दिशा फ्लेमिंग के नियम से निर्धारित होती है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन फ्लेमिंग के नियम से सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 28 नंबर प्रश्न, जिसमें है कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है फोटॉन। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन राइट हो जाएगा, क्योंकि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से ही बनी होती हैं, इसलिए इन पर निगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हमारा 29 नंबर प्रश्न आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस मॉडल से होती है। पहला ऑप्शन है बोर मॉडल, दूसरा ऑप्शन है थॉमसन मॉडल, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड मॉडल और चौथा ऑप्शन है क्वांटम मॉडल। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन बोर मॉडल राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रश्न, फ्लक्स का मात्रक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर और चौथा ऑप्शन है वाट। तो दोस्तों फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, क्योंकि फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और इंटू में है क्षेत्र ए होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और गुणे में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, जिससे मीटर मीटर कट जाएगा और वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे किसी और मस्त वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सभी लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और मेरी तरफ से आपको यह बताता हूँ कि आप इस समय अपने उन दोस्तों से दूर रहें जो आपसे हर समय कहते हैं मैं कुछ नहीं पढ़ता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, परीक्षा कितना भी आ जाए मैं नहीं डरता, क्योंकि ये लोग लास्ट में आपसे आगे निकल जाते हैं और आप पीछे ही रह जाते हैं और फिर बाद में आगे चलकर ये आपकी बेइज्जती करते हैं। इसलिए आप ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको अच्छे काम करने से मना करते हैं और बुरे काम करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। आज